लगभग 15-16 साल बाद जब उस दिन मैंने निशा को देखा तो सोचा भी नहीं था कि अमेरिका वापस जाते वक्त एक विलक्षण सी परिस्थिति में निशा भी मेरे साथ साथ अमेरिका जा रही होगी। उस दिन ड्राई क्लीन होकर आए कपड़ों में मेरे कुर्ते पजामे की जगह लेडीज ड्रेस देखकर उसे वापस देकर अपना कुर्ता पजामा लेने के लिए मैं ड्राई क्लीन की दुकान पर गया। वहीं पर मैंने इतने सालों बाद निशा को देखा। उसे दुकानदार से झगड़ता देखकर विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी बेहूदगी बातें करने वाली औरत निशा होगी, लेकिन यकीनन वो निशा ही थी। कुछ देर तक तो मैं दुकानदार और निशा के बीच का झगड़ा झेलता रहा और फिर दुकान के बाहर ही बिना निशा की तरफ देखते हुए बड़े ही शांत स्वर में मैंने दुकानदार से कहा, भैया जी, मेरे कुर्ते पजामे की जगह ये किसी की लेडीज ड्रेस आ गई है मेरे कपड़ों में, प्लीज़ ज़रा देखेंगे क्या? अरे ये मेरी ड्रेस आपके पास कैसे आई? 4-5 दिन हो गए इसे खोए हुए, इतने दिन क्यों सोए रहे? गुस्से से कह निशा ने लगभग झपटते हुए मेरे हाथ से ड्रेस ले ली। ये सब कहते हुए उसने मुझे देखा नहीं था, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए मैंने कहा था, अरे निशु, तुम यहाँ कैसे? तुम आप निशा ही है ना? मेरी बात सुनकर उसने तुरंत मेरी तरफ देखा और फिर बोली, अरे हाँ, मैं वही तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड निशा हूँ। लेकिन आप यानी राहुल यहाँ कैसे? आप तो अमेरिका सेटल हो गए थे ना? फिर करीब 10-15 मिनट की बातचीत में उसने 15 सालों का पूरा लेखा जोखा मेरे सामने ही रख दिया था। मेरे अमेरिका जाने के तुरंत बाद ही उसकी शादी हो गई थी। अमीर माँ बाप की लाडली बेटी होने के बावजूद माँ बाप की अपेक्षाओं के विपरीत जगह उसकी शादी हुई थी। उसका पति किसी प्राइवेट कंपनी में सहायक मैनेजर तो था, लेकिन घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उसे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी अब तक जारी रखनी पड़ी थी। उसकी एक ही बेटी है और इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ रही है। और ऐसी कितनी ही बातें वो लगातार मुझे बताती जा रही थी और बिना कुछ बोले मैं उसे निहारता ही जा रहा था। इन 16 सालों में निशा थोड़ी मोटी हो गई थी, लेकिन अब भी बहुत सुंदर लग रही थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और कंधों तक कटे बाल। सचमुच आज भी निशा उतनी ही आकर्षक थी जितनी 16 साल पहले थी। बीते सालों की कई यादें संजोए हुए मैं सोच ही रहा था कि उससे क्या कहूँ। तभी वो फिर से बोल पड़ी, तुम कब आए अमेरिका से यहाँ? अब यहीं रहोगे कि वापस जाओगे? और रूपाली कैसी है? बाल बच्चे कितने हैं तुम्हारे? अरे भाई, अब सारी बातें यहीं रास्ते में खड़ी खड़ी करोगी क्या? घर चलो मेरे साथ, मैं यहीं पास में रहता हूँ। मैं अपनी कार लेकर आया हूँ, चलो घर चलो। नहीं नहीं, आज रहने दो, आज जरा मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी। अपना कार्ड दे दो, मैं पहुँच जाऊँगी तुम्हारे घर। अभी थोड़ी देर पहले दुकानदार से लड़ते वक्त तो तुम्हें जल्दी नहीं थी, अब कह रही हो जल्दी में हूँ। लड़ने से फ़ायदा ही हुआ ना, एक तो तुम मिल गए और मेरी बेटी की खोई हुई ड्रेस भी मिल गई। लड़ने झगड़ने में काफ़ी एक्सपर्ट हो गई हो तुम। क्या पति से भी ऐसे ही लड़ती हो? और नहीं तो क्या, कुदरत ने हर औरत को एक पति लड़ने के लिए ही तो दिया होता है। रूपाली ने तुम्हें बताया नहीं अब तक? निशु ने हंसते हुए कहा। हम बातें करते करते मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास आ गए थे। मेरी नई थार को देखकर निशु की आंखें कुछ देर चुदिया सी गई थी और फिर अचानक बोल पड़ी, वाह थार, बड़े ठाठ है तुम्हारे तो। मेरी गाड़ी को निहारते वक्त निशा का चेहरा किसी भोले भाले बच्चे सा हो गया था। चलो निशा, आज मैं ही तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ, तुम्हारा घर भी देख लूँगा। चलो बैठो। वाह दैट्स ग्रेट, लेकिन थोड़ी देर रुको, मैंने यहीं पास की गली में अपनी ड्रेस सिलने को दी है, अभी उसे लेकर आती हूँ। गली बहुत छोटी है, तुम्हारी गाड़ी नहीं जा सकती, मुझे सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे, चलेगा? ऑफकोर्स चलेगा, मैं यही गाड़ी में बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कहकर वो चली गई। गाड़ी में बैठे बैठे 16 साल पहले की ना जाने कितनी यादें मेरे मन में उमड़ने लगी। 16 साल पहले यहाँ लखनऊ में गोमती नगर में हम दोनों के परिवार साथ साथ के मकानों में रहते थे। हमारे 2 मकानों के बीच सिर्फ एक दीवार थी। आंगन हमारा साझा था। निशा के परिवार में निशा के माँ बाप, निशु और उसका छोटा भाई आदि, यानी 4 लोग थे। मेरा परिवार निशा के परिवार से बड़ा था। हमारे परिवार में बाबा, हम 4 भाई बहन, हमारी दादी और हमारी एक बिन ब्याही बुआ, कुल 8 लोग थे। गोमती नगर में
तब सिर्फ हमारे ही 2 परिवार गुजराती थे, इसलिए हमारे दोनों परिवारों में बहुत ज़्यादा प्यार और अपनापन था। निशा की माँ मेरी माँ से 8-10 साल छोटी थी, इसलिए हर वक्त मेरी माँ के पास कुछ ना कुछ नया सीखने हमारे घर आती रहती थी। निशा का छोटा भाई आदि निशा से 7 साल छोटा होने के कारण हम दोनों परिवारों में सबसे छोटा था, इसलिए सबको प्यारा लगता था। निशा के पिताजी बैंक में बहुत बड़ी पोस्ट पर होने के कारण हरदम व्यस्त रहते थे। निशा देखने में सुंदर तो थी ही, लेकिन उसके बातूनी, चंचल और मिलनसार स्वभाव के कारण हम सभी भाई बहनों में वो बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। मेरी दोनों बहनें तो हरदम उसी की बातें करती रहती थी। मेरा बड़ा भाई मोहन अपने नए नए शुरू किए बिजनेस में हरदम व्यस्त रहता था, लेकिन मेरे और निशा के हम उम्र होने के कारण हमारी बहुत बनती थी। 12वीं कक्षा तक मैं और निशा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। 12वीं कक्षा पास करने के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए मैं मुंबई चला गया। इंजीनियरिंग करते करते मेरी अपनी क्लास की रूपाली से मेरी दोस्ती हो गई, जो फिर प्यार में बदल गई। शादी करने के बाद रूपाली और मैं दोनों अमेरिका चले गए। उसके बाद निशा और उसके परिवार की यादें मेरे लिए धुंधली सी पड़ती गई। मैं अमेरिका में ही था, तभी निशा की शादी हो गई थी। ये खबर मुझे अपनी माँ से मिली थी। माँ बाबा थे तब तक निशा और उसके परिवार की कुछ न कुछ खबर मुझे मिलती रहती थी। 7-8 साल पहले माँ का और फिर बाबा का देहांत हो जाने के बाद कभी इतने करीबी रहने वाले निशा के परिवार से मानो मेरा संबंध ही टूट गया था। मैं अपने ही विचारों में खोया हुआ था कि तभी निशु सामने आ खड़ी हुई, तो मैं वर्तमान में लौटा। फिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मैंने निशा को बैठने को कहा। क्यों, मन अमेरिका पहुंच गया था क्या? गाड़ी में बैठते हुए निशा ने कहा। अमेरिका से कब आए? अब क्या यहीं रहोगे या वापस जाना है? वापस जाना है। यहाँ बस साल भर के लिए एक प्रोजेक्ट पर आया हूँ। यहाँ पास में ही एक किराए पर मकान ले लिया है। आजकल इंडिया में काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। और रूपाली कैसी है? बच्चे क्या कर रहे हैं? एक ही बेटा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, आखिरी साल है उसका। यानी तुम्हें भी एक ही लड़का है? हाँ हाँ, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। हम दोनों एक जान और हमारी अकेली जान। हम बातें करते करते निशा के घर तक पहुंच गए थे। निशा के कहने पर मैं उसके फ्लैट देखने ऊपर उसके घर में गया। छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट था, लेकिन निहायत खूबसूरत से सजाया गया था। डाइनिंग टेबल के साथ लगी खिड़की के इर्द गिर्द लहराता हुआ मनी प्लांट, घर के द्वार पर रखा मोगरे का गमला। उस छोटे से ड्राइंग रूम में घर की हर चीज घर की गृहिणी की कलात्मक रुचि की गवाही दे रही थी। घर को निहारते हुए अनायास ही मैं बोल पड़ा, वाह क्या बढ़िया सजा रखा है तुमने घर को। नौकरी करते हुए भी कैसे कर लेती हो ये सब? मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अंदर से एक बेहद हैंडसम व्यक्ति लगभग चिल्लाता हुआ बाहर आया और निशा पर बरस पड़ा। इतनी देर तक कहाँ मटर गश्ती हो रही थी? मुझे काम पर जाना है, याद भी है? तुम्हारी तरह ऑफ नहीं है मेरा। निशा की बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी। मैं भी हैरान होकर कभी निशा को कभी उस इंसान को देख बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले खड़ा था। ये मेरे पति ऋतिक, और ऋतिक ये है राहुल। मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना, हमारे पड़ोस में रहते थे। निशा ने कुछ झेपते हुए अपने पति से मेरी मुलाकात करानी चाहिए थी। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे पास अब ज़रा भी फुर्सत नहीं है, और होती भी तो तुम्हारे पुराने यारों से परिचित होने का मुझे कोई शौक नहीं है, कहकर मेरे हाथ मिलाने के लिए बड़े हाथ को इग्नोर करके वो अंदर चला गया। मैं अवाक खड़ा रह गया। फिर बोला, ओके निशा, मैं चलता हूँ, रूपाली राह देख रही होगी। और फिर उसकी तरफ बिना देखे ही मैं घर से बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठते अनायास ही मेरी नज़रें ऊपर गई तो देखा निशु अपनी छोटी सी बालकनी में खड़ी होकर बड़ी ही असहाय सी नज़रों से मुझे देख रही थी। आंखों में आंसू थे जिन्हें छिपाने का वो प्रयास कर रही थी। उसकी वो असहाय सी नज़रें मेरा घर तक पीछा करती रही। घर पहुंचते ही रूपाली को सारी बात बताई तो वो भी अवाक सी रह गई। हमारी शादी के बाद से ही रूपाली निशा और उसके पूरे परिवार को जानती थी। निशा की सुंदरता और मिलनसार स्वभाव से तो रूपाली उसे देखते ही प्रभावित हो गई थी, और कभी कभी मुझे चढ़ाते हुए भी कहती थी कि ऐसी करिश्मा कपूर सी सुंदर लड़की पड़ोस में थी, फिर भी तुम मेरे पीछे कैसे पड़ गए थे राहुल। जाने कितनी देर तक हम दोनों निशा के बारे में ही बातें करते रहे कि तभी मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया। मैं निशा बोल रही हूँ। हाँ बोलो, तुम्हें सॉरी कहने के लिए फ़ोन किया है।
तुम पहली बार हमारे घर आए और तुम्हारी बिना वजह ही इंसल्ट हो गई। अरे नहीं नहीं, मेरी इंसल्ट की छोड़ो। तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम दोनों में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? प्रॉब्लम? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी प्रॉब्लम ऋतिक की ही है। जरा खुलकर बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। अब फ़ोन पर नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि ऋतिक का गुस्से व सबकी स्वभाव मेरे लिए सहना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। उसके इस स्वभाव की वजह से मैं किसी के घर आती जाती भी नहीं और ना ही अपने घर पर किसी को बुलाती हूँ। कल अचानक तुम मिल गए, मुझे पहुँचाने घर तक आ गए। ना जाने कैसे मैंने तुम्हें ऊपर आने के लिए बुला लिया। तुमने ये सारी बातें माँ बाबा को बताई कि नहीं? शुरू शुरू में कोशिश की थी, पर उसी का परिणाम आज तक भुगत रही हूँ। मतलब तुम्हें तो पता ही है मेरे बाबा भी कितने गुस्सैल थे। उन्हें जब ये सब पता चला तो उन्होंने ऋतिक को गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया था। जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल दिया था। मेरी शादी के वक्त से ही ऋतिक बाबा को पसंद नहीं था। उसकी नौकरी, तनख्वाह, कुछ भी उन्हें मेरे लायक लगा ही नहीं था। लेकिन ऋतिक देखने में इतना हैंडसम था कि मैं देखते ही उस पर प्यार में पागल हो गई थी। और माँ बाप के लाख समझाने पर भी मैं ऋतिक से ही शादी करने के लिए जिद कर बैठी थी। आखिर मेरी जिद की वजह से मेरी ऋतिक से शादी हो गई। शादी के बाद हम दोनों जब भी माँ बाबा के घर जाते, ऋतिक को हमेशा ही लगता कि उसकी नौकरी और कम तनख्वाह के कारण बाबा उसे नीची नज़रों से देखते हैं। मैंने जब ऋतिक की शिकायत बाबा से करी तो बाबा ने गुस्से में उसे सुना दिया कि तुम मेरी बेटी के लायक कभी थे ही नहीं और ना ही कभी हो सकते हो। ये सब सुनने के बाद तो मेरा मायका ही छूट गया। ऋतिक के स्वभाव ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया था। यही है मेरी गृहस्थी का असली रूप। माँ, बाबा और आदि सब अमेरिका में ही रहने लगे। वो कभी मुझसे मिलने आए ही नहीं और ना मैं कभी उनके पास गई। जीवन में मुझे सिर्फ एक ही सुख मिला और वो है मेरी बेटी ताशी। उसे देखकर ही मैं जी रही हूँ। बेटी से कैसा सलूक है तुम्हारे पति का? बेटी को तो वो बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके स्वभाव के कारण ताशी उससे डरी डरी सी रहती है। हम दोनों के झगड़े में पिसती जा रही है। हर समय सहमी सहमी सी रहती है। तुम्हें कुछ दिन आदि के साथ माँ बाबा के साथ रहना चाहिए। माँ बाबा आदि के साथ काफ़ी सेटल हो गए हैं। उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है। आदि और उसकी पत्नी उनकी बहुत सेवा करती हैं। ऐसे में मुझे अपना ये दुख उनके सिर पर डालना ठीक नहीं लगता। अच्छा, ये सब रहने दो। तुम्हें और एक बात बतानी थी। मैं कल 4 बजे तक तुम्हारे घर आऊँगी। कुछ काम है। माँ बाबा के कुछ पेपर्स देने हैं। तुम जब अमेरिका जाओ तो पेपर्स आदि को मेल कर देना। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर आना। मैं और रूपाली वेट करेंगे। अपनी बेटी को भी लाना, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मगर दूसरे दिन दोपहर 4 बजे तक इंतज़ार हमें करना ही नहीं पड़ा। सुबह सुबह 7 बजे ही ताशी का फ़ोन आ गया। बहुत ही डरी आवाज़ में उसने कहा, अंकल आप प्लीज़ अभी हमारे घर आ जाए। कल पापा ने मम्मी को बहुत मारा है। मम्मी ने ही आपको फ़ोन करने को कहा था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी निकाली। रूपाली को भी मैंने साथ ले लिया। फिर अपने एक पुलिस वाले दोस्त इंस्पेक्टर वर्मा को पुलिस की वर्दी में अपने साथ ले लिया और हम निशा के घर पहुंच गए। निशा की हालत बहुत ख़राब थी। दोनों गालों पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। एक हाथ भी बहुत जख्मी था। वो बहुत ही घबराई हुई थी और करहा भी रही थी। ताशी उसके बगल में ही बैठी थी। ऋतिक पलंग की दूसरी ओर सिर पकड़े बैठा था। मुझे और मेरे साथ आए पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर वो घबरा गया। फिर दूसरे ही पल अपने अहंकार को समेटते हुए निशा की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुमने बुलाया है यहाँ पर? मैं इंस्पेक्टर वर्मा, आपकी बेटी के फ़ोन के आधार पर यह इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ। ऋतिक इंस्पेक्टर की बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। मैं और रूपाली भी चुपचाप खड़े थे। पहले तो इंस्पेक्टर ने ऋतिक को अपने कब्जे में किया। फिर रूपाली ताशी के साथ घर पर रुकी रही और मैं और निशा पुलिस स्टेशन चले गए। थाने में ऋतिक के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इसके बाद ताशी और निशा को लेकर हम दोनों अपने घर आ गए। निशा को पानी देकर थोड़ा शांत होने दिया और फिर थोड़ी देर बाद बहुत ही शांत संयत भाव से मैंने निशा से पूछा, क्या है ये सब निशु? पत्नी पर इस तरह हाथ उठाना गुनाह है। क्या ये बात तुम्हारा पति जानता नहीं? क्या पहले भी कभी उसने तुम्हें इस तरह मारा था? ऐसा दूसरी बार हुआ है। 2-3 साल पहले मुझे ऑफिस में अचानक चक्कर आ गया था। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तब मेरा एक कलीग मुझे घर छोड़ने आया था। तभी ऋतिक ने मुझे रात को इसी तरह मारा था। वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। मेरे साथ किसी और पुरुष को वो देख नहीं सकता।
वो देख नहीं सकता, लेकिन तुम ये सब कैसे सह लेती हो? पति को तुम्हारा नौकरी करके पैसे कमाना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे साथ किसी को देखना मंजूर नहीं। ये क्या बात हुई? मैंने भी ये बात 1000 बार सोची है राहुल। सिर्फ अपनी बेटी की सोचकर सब सहती रही, लेकिन सहन करने की कोई सीमा होती है। निशु, मैं मानता हूँ कि तुम माँ बाबा आदि और सबके बारे में सोचकर अपना दर्द आज तक छिपाती रही हो, लेकिन सहनशीलता की भी कोई सीमा होनी चाहिए। इतनी मार सहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। कभी न कभी सहनशीलता का भी अंत होना चाहिए। वो आज हो गया है राहुल। इतने दिनों तक मैं अपनी प्यारी सी बेटी के लिए चुप रही थी, लेकिन अब नहीं। अब वो सब समझ चुकी है। अब मुझे ऋतिक से अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। वेरी गुड, हम सब तुम्हारे साथ हैं। 2-3 महीने तक ताशी और निशा हमारे साथ ही रही। फिर निशा ने कोर्ट में तलाक के नोटिस दे दिया था। ऋतिक काफ़ी दिनों तक हमारे घर आकर निशा को मनाने का नाटक करता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। तलाक के लिए 6 महीने का सेपरेशन का समय जब शुरू हुआ, तभी हमारा अमेरिका वापस जाने का समय भी आ गया। निशा और ताशी के पास भी पासपोर्ट थे ही। जब हम दोनों अमेरिका वापस जा रहे थे, तब निशा और ताशी भी हमारे साथ अमेरिका जा रही थी। उन दोनों को आदि तक पहुंचाने का जिम्मा मैंने ही लिया था। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।